जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि आपके लिए हम भूगोल की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जियोग्राफी क्लासेस लेकर आ रहे हैं रेगुलर। और दोस्तों ये आज की 5वीं क्लास होगी आपकी, ठीक है। और हम इसमें भारत का भौतिक स्वरूप देख रहे थे, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत के भौतिक स्वरूप को दोस्तों हम कितने भागों में, 6 भागों में बांट के पढ़ रहे थे। पहले पार्ट में हमने दोस्तों उत्तर के पर्वत देखे, फिर दोस्तों दूसरे में उत्तर के मैदान में मरुस्थल देखे। आज साथियों हम क्या देखेंगे? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें तटीय मैदान और द्वीप को हम एक में देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जाइए आप हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे दोस्तों हमने संपूर्ण इतिहास भी पढ़ा दिया है। जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मात्र 30 वीडियो में दोस्तों पूरा इतिहास पढ़ाया हुआ है। और आपकी दोस्तों भूगोल की भी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो इसे देख लीजिएगा। और दोस्तों ये है आपका स्टैटिक जीके, पूरा स्टैटिक जीके मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कुछ जा करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथियों ये हमारी हैं क्लासेस हिंदी की, हिंदी पूरा कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ई बुक वगैरह लेना दोस्तों, पीडीएफ लेना, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके दोस्तों आप जाइएगा ई बुक वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको यहाँ से ई बुक्स मिल जाएंगी, और यहाँ कोर्सेज वाले कॉलम में कोर्स भी मिल जाएंगे, ठीक। जैसे कि आपको इतिहास की ई बुक चाहिए दोस्तों 50 रुपये मिल जाएगी, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के ले सकते हैं। कंप्यूटर बैच है दोस्तों 199 रुपये में। इसका दोस्तों स्टैटिक जीके, ठीक है, ये आपको बता दें बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों इसको हमने डिजाइन किया है यूपी पुलिस के लिए। आपको पता है कि यूपी पुलिस में दोस्तों इसने बहुत ही अच्छे से दोस्तों पूरे क्वेश्चन फंसाए थे स्टैटिक के। तो इस बार दोस्तों इसको अपडेटेड के साथ तो जाइए परचेस कर लीजिए। और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए, मात्र 399 रुपये, तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। आगे चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। पहले चीज़ आप समझिए प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप क्या होता है आपको पता होगा कि साथियों तीनों ओर से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। आपको पता है जो दक्षिण का भारत हमारा ऐसे है, और इधर दोस्तों आपका सागर है, पानी है, इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, और इधर भी देखिए, ठीक, इधर अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, और इधर दोस्तों आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल खाड़ी है। तो तीनों तरफ से ये क्या हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। और आपको पता होगा साथियों कि यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है, ठीक है, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ठीक है। गोंडवाना लैंड का आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखना कि यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है। और यह कैसे बना? तो यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको मैप के जरिए हल्का सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए तो साथियों थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए पूरा का पूरा आपका क्या है? भारत है, ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं, तो ये सब दोस्तों यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार होगा, सब ये प्रायद्वीपीय भारत होगा। और इसमें दोस्तों हम देखेंगे पूरे पठार वगैरह सब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये देख रहे हैं आपकी अरावली श्रेणी, ये आपकी अरावली श्रेणी है, ठीक है। अरावली श्रेणी आप जानते हैं दोस्तों ये कहाँ कहाँ फैला? तो गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक दोस्तों ये फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपकी अरावली श्रेणी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं विंध्य श्रेणी क्या है? ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है। कौन सी श्रेणी है दोस्तों? ये विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी आपको पता है दोस्तों एमपी हमें फैला हुआ है लगभग। और दोस्तों नीचे देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी, ये आपको ये देखिए ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। इतना समझ गए बहुत ही अच्छे से। अब देखिए अब दोस्तों इसके बाद जो दोस्तों ये वाला पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा ये वाला जो ऐसे से फैला है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। और जब केंद्रीय उच्च भूमि की हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कई सारे पठार पाए जाते हैं, ठीक है, कई सारे पठार। जैसे दोस्तों इसको हम बोलते हैं ये मालवा का पठार है, ठीक है। ये आपका किसका पठार है? मालवा का पठार। सीख समझने की कोशिश करिए, ये दोस्तों मालवा का पठार हो जाएगा, मालवा का पठार, ठीक है। इसके बारे में आप सभी समझते होंगे। मालवा पठार के बारे में अभी हम देखें दोस्तों, इसके बारे में मतलब डिटेल में देखेंगे, मगर एक चीज़ समझिए, ये दोस्तों आपका मालवा पठार हो गया, समझिए ये मालवा पठार हो गया सबसे पहले। फिर दोस्तों जस्ट उसके बगल में आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों को होता है बुंदेलखंड का पठार, ये मान लिया ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार हो गया।
यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, समझिएगा। ठीक, अब देखिए बुंदेलखंड का पठार आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड के नीचे दोस्तों जस्ट कहाँ है, ये आपका मिल जाएगा बघेलखंड का पठार। ठीक, ये बघेलखंड का पठार हो जाएगा, उससे जस्ट नीचे आपका बघेलखंड का पठार हो जाएगा, जो कि दोस्तों एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ तक, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये समझिएगा, समझ गए, ये होगा बघेलखंड का। ठीक, अब उसके जस्ट तो ये बगल में ही, जस्ट इधर बगल में, ये आपको दिख रहा होगा, हम लाइन मार रहे हैं दोस्तों, शायद आपको समझ में ना रहा हो, ये हल्का सा, ये आपको ये दिख रहा है ना, ये इसके ये एरो बनाया हमने ऊपर, ये है ना, ये दोस्तों रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना का पठार दोस्तों ये भी एमपी में ही है थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर जो ये है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, यानी ये छोटा सा नागपुर का पठार पड़ जाएगा। ये सारा सारा दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि में गिना जाता है। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों आते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों किसका, शिलांग का पठार मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे शिलांग का पठार मेघालय में पड़ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आप समझ गए, ये देखो हमने समझाया बहुत अच्छे से, ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे ऊपर दोस्तों क्या होगा आपका, हमने बताया साथियों क्या होगा, मालवा पठार पहले, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर दोस्तों बघेलखंड का पठार नीचे, और इधर बगल में दोस्तों रीवा पन्ना का पठार पड़ जाएगा, और फिर दोस्तों उसके बाद छोटा नागपुर का पठार ये हो जाएगा। और दोस्तों ये चीज़ आपको समझना होगा कि साथियों यहाँ पर आपका क्या होगा, ये यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज के आकार में, क्या ऐसे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज के आकार में ये क्या होगा आपका, ये आपका दोस्तों दक्कन का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। यार ठीक है, दक्कन का पठार अभी पढ़ेंगे। ठीक, ये दोस्तों अलग है, केंद्रीय उच्च भूमि थोड़ा अलग है। ठीक, मगर पढ़ेंगे इसके बारे में। दक्कन का पठार हो जाएगा। दक्कन के पठार के बाद दोस्तों आप देखते दोस्तों ये जो पठार आपका, सॉरी ये पर्वत हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी घाट बोलेंगे, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। और इधर वाला जो हिस्सा दोस्तों ये आपका पश्चिमी घाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से दोस्तों हम पूरा का पूरा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसको बांट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं और समझाता हूँ। देखिए अरावली श्रेणी है, ये दोस्तों आपको दिख रहा हो विंध्य श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, और भी छोटी छोटी है मगर उनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। अब दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि कहलाएगा। ये केंद्रीय उच्च भूमि कहलाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पता पहले सबसे पहले मालवा का पठार पड़ेगा, या आप मालवा पठार का लीजिएगा। मालवा के पठार के जस्ट बगल में दोस्तों बुंदेलखंड का पठार पड़ेगा। ठीक, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक, यूपी एमपी में। फिर दोस्तों इधर दोस्तों नीचे आप जाइएगा, यहाँ पे बघेलखंड का पठार पड़ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों रीवा पन्ना पठार। ठीक, ये रीवा पन्ना हो गया, ये वाला रीवा हो गया, रीवा पन्ना लिख लीजिएगा। ठीक, ये होगा दोस्तों बघेलखंड हो गया, ये बघेल हो गया, बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार। और ये दोस्तों हो गया ऊपर वाला हो गया ये बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। देखिए समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और दोस्तों ये हो गया आपका मालवा का पठार। क्या होगा, मालवा का पठार। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार। तो ये दोस्तों ये जो भूमि होती है थोड़ी ऊंची है, इसको केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है आपका शिलांग का पठार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हिस्सा है ये त्रिभुज के आकार का दोस्तों मिलेगा, त्रिकोणीय आकार का दोस्तों यहाँ नीचे तक। ये दोस्तों इसको बोलते हैं किसका, मालवा का पठार। क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। मालवा पठार ऊपर होगा, ये दक्कन का पठार होता है। ठीक है, दक्कन का पठार। और दोस्तों ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे समझ पाए हूँ। चलिए अब दोस्तों आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, साथियों हमने बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हम सबसे पहले देखें केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में आपको पता है, हमने बताया कि मालवा का पठार है। फिर उसके बाद दोस्तों उसके जस्ट बगल जैसे मालवा का पठार है, ठीक है, पहले। फिर उसके बगल दोस्तों आपका बुंदेलखंड का पठार पड़ेगा, फिर बघेलखंड का पठार पड़ जाएगा नीचे, और यहीं पे दोस्तों आपका रीवा पन्ना का पठार पड़ेगा, और थोड़ा दूर पे दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो दोस्तों मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, रीवा पन्ना पढ़ेंगे, और दोस्तों छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि के ही हिस्सा हैं। ठीक है, मगर दोस्तों इसके अलावा दो पठार हम और पढ़ेंगे, मेघालय का पठार और दक्कन का पठार भी इसी वक्त हम पढ़ लेंगे। ठीक, ये 5 दोस्तों किसके हिस्से हैं, केंद्रीय उच्च भूमि के। ठीक है, ये भी उच्च भूमि है मगर दोस्तों ये बीच की नहीं है। ठीक है, मगर ये पठार आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन से उच्च भूमि है कौन से नहीं है। हाँ, पठार पूछेगा कहाँ स्थित हैं, क्या चोटियां हैं, ये सारी चीजें पूछेगा आपसे। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं मालवा का पठार। क्या दोस्तों, मालवा का पठार देखते हैं। आपसे पूछेगा मालवा का पठार दोस्तों कहाँ कहाँ स्थित है, विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो गुजरात बताइएगा, राजस्थान बता दीजिएगा, मध्य प्रदेश। तो 3 राज्यों में दोस्तों मालवा का पठार फैला हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो ज्वालामुखी के लावे से, यानी बेसाल्ट चट्टानों दोस्तों, ज्वालामुखी के लावे दोस्तों। और एक चीज पता होगा, जब ज्वालामुखी लावा निकलता है दोस्तों वो काली मिट्टी प्रदान करता है, और दोस्तों यहाँ पे आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी।
ठीक है। काली मिट्टी, मालवा पठार में क्या होगी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को दोस्तों रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये आप क्वेश्चन याद करिएगा क्योंकि पूछा हो जाता है ना। कपासी मिट्टी को कहते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों कपासी मिट्टी, कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्या, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज हमने बताया था दोस्तों, ऊपर हमने देखी ऐसे हमने बताया था ये अरावली पर्वत है, ठीक है। और फिर दोस्तों उसके नीचे हमने बताया था कि ये विंध्य श्रेणी है दोस्तों। और दोस्तों ये केंद्रीय उच्च भूमि जो था उसकी दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये दोस्तों आपका मालवा का पठार था, सबसे पहले मालवा पठार था। यानी कि कहेंगे कि दोस्तों मालवा का पठार जो है वो दोस्तों अरावली व विंध्य श्रेणी के मध्य है, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित है। समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और इससे दोस्तों चंबल, सिंधु, बेतवा के नदियां, दोस्तों आपको पता है चंबल, सिंधु, बेतवा के दोस्तों ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं, ठीक है। कहां से, मालवा के पठार से चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दोस्तों ये नदियां प्रवाहित होती हैं। नदियों में जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मालवा का पठार दोस्तों आई होप समझ गए होंगे। चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चीजें हैं वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बघेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार देख लें तो दोस्तों आपको पता है अपने जिले में भी बुंदेलखंड पड़ता है, सॉरी अपने राज्य में भी ना। तो बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था कौन सा बुंदेलखंड के हिस्सा, ठीक है, यूपी पुलिस में 2018 में। तो याद रखेंगे ये राज्य, ठीक है, सॉरी ये दोस्तों जो इनके जिले हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और मध्य प्रदेश में कितने जिले, ये आ गए, ठीक रखिएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुख्यतः 7 जिले पड़ते हैं बुंदेलखंड में, ठीक है। 7 जिले मुख्यतः पूर्ण रूप से कौन कौन से, जालौन, ठीक है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ठीक है। कौन से, जालौन, ठीक है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और दोस्तों महोबा। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिला हो गया, दमोह जिला हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना और दतिया, ये पड़ते हैं दोस्तों बुंदेलखंड के पठार में। कौन कौन से जिले, मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दतिया। यानी कि इन जिलों को मिलाकर के, इन दोनों राज्यों के जिलों को मिलाकर के दोस्तों बुंदेलखंड बनता है, ठीक है। और बुंदेलखंड का पठार इन्हीं में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछेगा बुंदेलखंड का विस्तार कहां तक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादा पूछा जाएगा दोस्तों। ये 7 जिले आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका आपके यूपी पुलिस में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ से आपको पता है हीरा, पन्ना से हीरा, ठीक है, बलुआ पत्थर निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि हीरा और बलुआ पत्थर के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर दोस्तों हल्की फुल्की लाल मिट्टी चट्टान टूटने से, और दोस्तों हल्की फुल्की काली मिट्टी, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, लाल और काली मिट्टी दोनों तरह की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर, बुंदेलखंड एरिया में, ठीक है। और बुंदेलखंड के दोस्तों जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इनको तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो इसको तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। अब देखिए बुंदेलखंड के जस्ट नीचे हमने बताया था बघेलखंड, तो बघेलखंड देख लेते हैं दोस्तों। बघेलखंड क्या है, तो इसका विस्तार दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ज्यादातर दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है, और छत्तीसगढ़ तक दोस्तों इसका थोड़ा बहुत विस्तार आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको बताते हैं लगभग दोस्तों इसमें केवल बघेलखंड में आपका सोनभद्र जिला ही थोड़ा बहुत पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला बघेलखंड में आता है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बघेलखंड से है नहीं, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले में दोस्तों थोड़ा सा पड़ जाता है ये, ठीक, इसको अलग नाम देते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, इसलिए रीवा पन्ना बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हीरा इसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों पन्ना खान है दोस्तों, जो कि हीरा के लिए बहुत ही फेमस है। तो रीवा पन्ना से दोस्तों हीरा निकाला जाता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए छोटा नागपुर का पठार दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चलिए छोटे नागपुर के पठार के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों आपको हम बता चुके हैं मैप में, ठीक है। ये स्थित कहाँ कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो गया, क्या साथियों, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल। दोस्तों ज़्यादातर ये झारखंड में पड़ता है, ठीक, ज़्यादातर इसका हिस्सा झारखंड में है। वैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ठीक, यहाँ तक ये फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। इसी कारण दोस्तों इसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। आपसे क्वेश्चन
पूछेगा कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का रूर प्रदेश क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार। रूर क्या है दोस्तों, तो रूर पड़ता है दोस्तों जर्मनी में एक जगह पड़ती है जहां पर दोस्तों बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कोयला वगैरह, लोहा वगैरह, इसलिए दोस्तों यहाँ भी मिलता है, इसीलिए इसको वहाँ की संज्ञा दे दी गई। तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं, छोटे नागपुर के पठार को। याद रखेंगे इसी पर दोस्तों जादूगोड़ा खान है जो कि सिंहभूम जिले में है, झारखंड के, ठीक है। याद रखेंगे जादूगोड़ा की खान कहाँ है, सिंहभूम जिले में है, कहाँ, किस राज्य में, झारखंड में स्थित दोस्तों, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। आपसे पूछेगा जादूगोड़ा खान किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए। कहाँ है, झारखंड में, किस जिले में, सिंहभूम जिले में। तो याद रखेगा ये छोटा नागपुर के पठार में जादूगोड़ा की खान है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यूरेनियम भी मिलता है, याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों याद रखिएगा कि इसी पठार से, यानी छोटा जो नागपुर का पठार है आपका, इससे दोस्तों इस पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्या, दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, ये पठार है आपका छोटा नागपुर, यहां से दोस्तों दामोदर नदी निकल जाएगी और दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। ये दोस्तों इस पठार को दो भागों में बांट दिया। मान लो दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ दोस्तों दामोदर नदी निकल गई, तो दोस्तों ये अपने आप से दोस्तों दो भागों में बढ़ जाएगा पठार, समझिएगा, ठीक है। और दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। ये यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा ये जो पठार है ना, ये जो पठार है ना, यानी छोटा नागपुर का पठार दोस्तों लगभग 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। 3 भागों में, मतलब 3 पठारों को मिल करके छोटा नागपुर का पठार बनता है। पहला दोस्तों रांची का पठार, समझिएगा दोस्तों, रांची का पठार ये सबसे बड़ा पठार है, यानी कि रांची, देखिए छोटा नागपुर का पठार दोस्तों 3 पठारों से मिलकर के बना है। रांची का पठार दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर दोस्तों हजारीबाग का पठार दोस्तों जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पारसनाथ है, ठीक है। यहाँ की चोटी कौन सी है, पारसनाथ है, ठीक। आपसे पूछेगा हजारीबाग के पठार की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पारसनाथ, ठीक है। चलिए, फिर दोस्तों कोडरमा का पठार है, कोडरमा का पठार, ठीक है। 3 पठारों को मिलाकर के दोस्तों ये बना हुआ है, ठीक, समझिएगा। रांची का पठार सबसे बड़ा पठार है इसका, ठीक है, यानी कि रांची का पठार दोस्तों, फिर हजारीबाग का पठार और दोस्तों कोडरमा का पठार। अगर आपसे पूछेगा छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पारसनाथ होगी। किस पे स्थित है, तो हजारीबाग के पठार पे। चाहे पूछे हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी तब पारसनाथ देगा, या फिर पूछ ले छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी तब भी आप पारसनाथ ही बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको देखिए अच्छी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि भैया छोटा नागपुर का पठार आपके लिए इंपॉर्टेंट भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों पहले आपको पता है मालवा का पठार देखा, फिर दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों हमने बुंदेलखंड का देखा, फिर बघेलखंड का पठार देखा, फिर दोस्तों रीवा पन्ना देख लिया, उसके बाद दोस्तों हमने देख लिया क्या, आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक। ये केंद्रीय उच्च भूमि हम देख चुके हैं। अब दोस्तों इसी वक्त हम मेघालय का पठार भी देख लें, तो मेघालय पठार से भी दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, इसीलिए दोस्तों इसको हम जरूर देखेंगे, ठीक है। मेघालय का पठार बात कर लें तो दोस्तों ये जो राजमहल की पहाड़ियां ना, झारखंड का राजमहल की पहाड़ियां, उसका पूर्वी विस्तार माना जाता है और यह भी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग माना जाता है, इसको भी हम प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग मानते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ दोस्तों गारो खासी जयंतिया नामक दोस्तों पठार स्थित हैं, गारो खासी जयंतिया दोस्तों पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय के पठार में ही गारो खासी जयंतिया मिल जाएंगे। आपसे पूछेगा गारो खासी जयंतिया किस राज्य में, मेघालय में है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, यूएसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में। और दोस्तों इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको पता है मिकिर और रेगमा पहाड़ियां भी असम मिल जाएंगी। आपसे पूछेगा मिकिर और रेगमा पहाड़ियां कहाँ है, असम में, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसी का थोड़ा बहुत हिस्सा मान लिया जाता है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, आपसे देखिए जहां कहीं भी पूछे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आप बताइए मेघालय। गारो खासी जयंतिया दोस्तों ये जनजातियाँ कहाँ, ये भी दोस्तों मेघालय में। गारो खासी दोस्तों ये भाषा कहाँ है, ये भी मेघालय। मतलब गारो खासी जयंतिया कहीं भी लग जाए तो मेघालय ही बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, जो गारो खासी जयंतियाँ हैं इनमें दोस्तों जो खासी वाला पहाड़ी ना, जो खासी पहाड़ी दोस्तों यहीं पर मासिन राम स्थित है। जो मासिन राम आप जानते होंगे, मासिन राम दोस्तों जहां सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और इसी पर दोस्तों आपको याद रखना, जो खासी पहाड़ी है इसी पर दोस्तों मासिन राम स्थित है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इसी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलांग भी स्थित। दोस्तों ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कि मेघालय की राजधानी शिलांग किस पहाड़ी पे स्थित है, तो खासी। गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं, तीनों में से दोस्तों खासी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि खासी पर ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है और खासी पर ही दोस्तों क्या होता है, मेघालय
की खासी पर दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग भी स्थित है। समझ गए होंगे आई होप दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आई होप। चलिए आप दोस्तों इसी वक्त दक्कन का पठार देख लेते हैं। दक्कन का पठार दोस्तों हमने बताया था त्रिभुजाकार दोस्तों सबसे नीचे पड़ता है, ठीक है, नीचे हिस्से पे। चलिए दक्कन का पठार बात कर लें, यह भारत का सबसे स्थिर पठार है दोस्तों, सबसे स्थिर और सबसे बड़ा पठार है भारत का, ठीक है, समझ लीजिएगा। और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना, बिल्कुल सही। और दक्कन का पठार सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार, बिल्कुल सही, हमने बताया ना प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा, प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा कौन सा है, दक्कन का पठार। अब यहीं पे देखेंगे दोस्तों दक्कन का पठार खनिज निक्षेपण और कुछ कीमती पत्थरों से संबंध है दोस्तों, बिल्कुल सही, ये कुछ कीमती पत्थर इसमें पाए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पठार का दोस्तों आकार कैसा है, त्रिभुजाकार दोस्तों, ऐसे पाया था ना, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों एक चीज याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया कि लगभग दोस्तों 500 मीटर की औसत ऊंचाई वाला यह पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ, कितने, 3 पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन सी दोस्तों, उत्तर में यानी सबसे ऊपर सतपुड़ा पड़ जाएगा और दोनों तरफ दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत पड़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये दोस्तों ऐसा है ना, ऐसे बना हुआ है। तो सबसे ऊपर दोस्तों क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों सतपुड़ा पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, सतपुड़ा पड़ जाएगा, और दोस्तों इधर पश्चिमी घाट पर्वत और इधर पूर्वी घाट पर्वत, यानी 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है कौन सा आपका दोस्तों, ये पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, समझ गए। और दोस्तों ये दोस्तों जो दक्कन का पठार ना, ये लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है। और दोस्तों इसकी मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, मिट्टी कैसी है दोस्तों, काली मिट्टी है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मिट्टी है, इसीलिए दोस्तों ये कपास की खेती के लिए आदर्श। देखो कंबाइंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया कि कपास की खेती के लिए आदर्श जगह कौन सी है दोस्तों, तो आप बताइएगा दक्कन के पठार में कपास की खेती की जा सकती है, क्योंकि यहाँ दोस्तों काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, काली मिट्टी को हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोल लीजिए, कपासी मिट्टी बोल लीजिए, काली मिट्टी बोल लीजिए, बात वही है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों पर्वत श्रेणियां हम देख लें, पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने आपको समझाया था, बताया था, ठीक है। तो चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको दोस्तों, जो अपना भारत है, देखिए यहाँ पे दोस्तों अरावली पर्वत आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसके बारे में बताया था कि गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला। रायसीना की पहाड़ी दोस्तों यही है, ठीक, जिस पर राष्ट्रपति भवन है, इसी पर, ठीक है। विंध्य श्रेणी हो गया दोस्तों, कौन सा श्रेणी दोस्तों, विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, कौन सी होगी, सतपुड़ा श्रेणी दोस्तों, इसके बारे में भी आपको अभी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, ये श्रेणियाँ होंगे, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ा दें। चलिए साथियों अब देखिए पर्वत श्रेणियां, तो पर्वत श्रेणियों में हमने अरावली पर्वत बता दी। अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों यह सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह प्राचीन मोड़दार व अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट मतलब दोस्तों कटने छटने लगे, ठीक है। और इस स्थित कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, लगभग दोस्तों 800 किलोमीटर फैला हुआ दोस्तों। ये आरआरबी एनटीपीसी में इसका विस्तार पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट आबू, आपको पता है कि माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान दोस्तों, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी होगी, माउंट आबू। कहाँ है, गुरु शिखर, माउंट आबू में दोस्तों, देखिए माउंट आबू क्या दोस्तों, एक पर्वत है ना, पठार है, पर्वत है। और दोस्तों उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, 1722 मीटर दोस्तों। ये आपके पेट में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया। तो आपसे पूछेगा, देखिए क्या क्या पूछ सकता है, पूछे माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, गुरु शिखर, या फिर दोस्तों आपसे बोले अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, गुरु शिखर, क्योंकि गुरु शिखर जो है माउंट आबू जो है वो इसी पर, इसी श्रेणी पर स्थित है, अरावली पर, ठीक है। याद रखिएगा कि अरावली के पश्चिम की ओर दोस्तों माही व लूनी नदियां निकलती है। अरावली से पश्चिम की ओर दोस्तों माही व लूनी नदियां निकलती हैं। लूनी नदी दोस्तों कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है दोस्तों। याद रखिएगा जो लूनी नदी दोस्तों ये अपना पानी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती, कच्छ के रण में ही दोस्तों क्या होती है, लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए और एक चीज याद रखें दोस्तों, एनटीपीसी पूछा गया कि दोस्तों रायसीना की पहाड़ी दोस्तों अरावली का ही हिस्सा है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, जो रायसीना की पहाड़ी दोस्तों जिस पर दोस्तों आपको पता राष्ट्रपति भवन स्थित है, वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित दोस्तों। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया। दिल्ली में इसको अरावली को हम रायसीना की पहाड़ी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जहाँ पर रायसीना डायलॉग भी होता है, आपको पता होगा। और यहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपसे पूछे रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत का। और अरावली पर्वत, अरावली की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी, जरगा पहाड़ी दोस्तों, जो कि राजस्थान में स्थित। ये भी क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो आई होप दोस्तों अरावली के बारे में समझ गए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, माही और लूनी, ठीक है। अरावली श्रेणी पर ही दोस्तों राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं दिल्ली में, रायसीना की पहाड़ी, ठीक है। चलिए अब विंध्य श्रेणी देख ली दोस्तों, विंध्य श्रेणी, चलिए विंध्य श्रेणी देख लिया, विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
ठीक है, मध्य प्रदेश और दोस्तों थोड़ा बहुत झारखंड की तरफ चले जाएंगे हल्का फुल्का। ठीक है, तो ठीक है चलिए, विंध्य पर्वत देखिए, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी, देखिए हमने पढ़ाया था आपको, और दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है कि भैया ऊपर देखिए हमने बताया था ये दोस्तों अरावली है। ठीक है, अरावली के बाद दोस्तों ये आपका विंध्य पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये विंध्य पड़ता है, ये विंध्य श्रेणी पड़ गई, और दोस्तों नीचे क्या है आपका सतपुड़ा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपसे पूछेगा, ऐसे देखिए क्या पूछ सकता है, पूछ लेगा विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा, अरावली पर्वत, और विंध्य श्रेणी के नीचे कौन सी, दक्षिण में कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, यानी दोनों आपको मैप के जरिए भी समझना बहुत अच्छे से। देखिए विंध्य के उत्तर पश्चिम की तरफ क्या है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी तरफ अरावली पर्वत है, और दक्षिणी तरफ क्या है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो श्रेणी है ना, ये भारत को दोस्तों उत्तर और दक्षिण भारत को लगभग बांटता है। ठीक है, और यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत है। ठीक है, और दोस्तों यह पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल, भारनेर, कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक दोस्तों लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, यानी ये कई भागों में बटा हुआ है। विंध्याचल कहीं बोलते हैं, फिर भारनेर भी कहते हैं इसमें कुछ हिस्सा को, ठीक, कैमूर भी बोलते हैं, और पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। लगभग दोस्तों 1200 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। तो मध्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप समझ गए होंगे। चलिए अब सतपुड़ा पर्वत देख लें, सतपुड़ा पर्वत देख लें दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये दोस्तों ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंश पर्वत का उदाहरण आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण, दोस्तों ब्लॉक पर्वत या फिर भ्रंश पर्वत का उदाहरण। ठीक है, और इनके दोनों ओर दोस्तों क्या है, सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों, है ना, इसके दोनों ओर दोस्तों क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदी की भूभ्रंश घाटियां हैं दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती नदी भी इनके दोनों ओर से निकलती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटियां हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में दोस्तों, एक तरफ नर्मदा है एक तरफ ताप्ती, दोस्तों इनके बीचों बीच दोस्तों सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए और दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों यह मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के मध्य 3 पहाड़ियों में स्थित, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत है ये 3 पहाड़ियों में बटा हुआ है। कहां से कहां तक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के हम पहले भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, राजपीपला की पहाड़ी, है ना, या फिर पर्वत कह लीजिए, राजपीपला पर्वत या फिर पहाड़ी कह लीजिए। ये दोस्तों गुजरात से मध्य प्रदेश के बीच दोस्तों स्थित है। फिर दोस्तों राजपीपला होगा, फिर उसके बाद दोस्तों पड़ेगा महादेव पर्वत पड़ेगा, फिर दोस्तों मैकाल पर्वत। ठीक है, 3 पहाड़ियों में कटा कटा दोस्तों स्थित है, इसको हम सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, तीनों को मिला के। ये दोस्तों क्या हो गया, राजपीपला हो गया, ये दोस्तों क्या हो गया, ये महादेव हो गया, और दोस्तों जो लास्ट में बचा है इसको मैकाल पर्वत कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देखिए। राजपीपला पर्वत दोस्तों कहां से कहां तक है, तो गुजरात से मध्य प्रदेश तक। फिर महादेव पर्वत दोस्तों मध्य प्रदेश में से, और याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, महादेव पर्वत या फिर पूछ ले सतपुड़ा पर्वत या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश। देखिए 3 ऑप्शन में से कुछ भी दे दे, कहते इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ हो जाएगी 1350 मीटर। एसएससी जीडी और एनटीपीसी में पूछा गया, आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताइएगा धूपगढ़। पूछ ले सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप बताइएगा धूपगढ़। पूछ ले महादेव पर्वत सबसे ऊंची चोटी, तब बताइएगा धूपगढ़। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर दोस्तों क्या है, यानी महादेव पर्वत पर ही दोस्तों पंचमढ़ी स्थित, जिसे हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पंचमढ़ी दोस्तों स्थित है पर्यटन स्थल, जिसे हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। वही बात कर ले मैकाल पर्वत की दोस्तों, तो याद रखिएगा मैकाल पर्वत दोस्तों मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित है। और दोस्तों मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ठीक है, आपको याद रखना कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, अमरकंटक है 1036 मीटर। और दोस्तों यहीं से नर्मदा व सोन नदियां निकलती है ना, आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, तो याद रखेगा अमरकंटक किसका हिस्सा है दोस्तों, मैकाल की पहाड़ी का, और मैकाल पहाड़ी किसका हिस्सा है दोस्तों, तो ये चीज आपको पता होगा सतपुड़ा का। ठीक है, तो याद रखेगा अमरकंटक से ही, तो अमरकंटक से ही का दोस्तों क्या होता है, अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पूर्वी घाट हम बात देखेंगे और पश्चिमी घाट देखेंगे। आपको पता होगा जैसे ये दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो इस तरफ दोस्तों जो होगा वो उसको हम पूर्वी घाट बोल देंगे, और दोस्तों इस तरफ वाले पर्वत को हम पश्चिमी घाट बोल देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों पूर्वी घाट की तरफ देखते हैं। तो पूर्वी घाट की बात कर लें तो पूर्वी घाट दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये पूर्वी घाट क्या होता है, उड़ीसा में दोस्तों इसको महेंद्रगिरी, ठीक है, और दोस्तों आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, और दोस्तों तमिलनाडु में सेवराय हिल्स। ठीक है, या फिर दोस्तों पालनी, पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियाँ। दोस्तों पूर्वी घाटी जैसे है ना, तो ये पूर्वी है दोस्तों, ये कटे छटे हिसाब से दोस्तों बटा हुआ है ना, इस तरह से बटा हुआ है दोस्तों। उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी पहाड़ी नाम से। आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ी कह देते हैं, और तमिलनाडु में सेवराय हिल्स कहते हैं। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेईई में कि सेवराय हिल्स कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक, और या फिर पालनी पूर्वी पहाड़ी की दोस्तों क्या है, ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और याद रखना कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी,
ठीक है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? विशाखापत्तनम चोटी, जो कि 1680 मीटर है। एवं दोस्तों महेंद्रगिरी, इसके बाद महेंद्रगिरी स्थित है, वो 1501 मीटर है, जो कि दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, दोस्तों पूर्वी घाट से दोस्तों इतना काफी है। ठीक है, चलिए अब पश्चिमी घाट के बारे में बात करें दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए पश्चिमी घाट की बात कर ले दोस्तों, इसे सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को दोस्तों हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे बोलेगा सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। और दूसरी चीज दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से दोस्तों वर्षा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, मतलब पर्वतीय जो वर्षण होती है ना, उसकी वजह से दोस्तों इसको क्या होता है? वर्षा प्राप्त होती है। और दोस्तों पश्चिमी घाट पे दोस्तों एक चोटी है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र पड़ता है, जिससे दोस्तों कृष्णा नदी निकलती है। अभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम देखेंगे। तो यार के दोस्तों ये वाला जो है पश्चिमी घाट होगा। ठीक, यहीं पर दोस्तों क्या है? महाराष्ट्र के बाद दोस्तों एक चोटी है महाबलेश्वर चोटी, जिससे कृष्णा नदी निकलती है। और दोस्तों कर्नाटक में एक चोटी पड़ती है ब्रह्मगिरी चोटी ना, ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट के कर्नाटक में दोस्तों ब्रह्मगिरी चोटी पड़ती है, जहां से कावेरी नदी निकलती है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे नदियां ज्यादा हैं। क्या है? यहाँ पे नदियां ज्यादा हैं दोस्तों। जो पश्चिमी घाट है यहाँ दोस्तों कहीं से देखिए कृष्णा निकल रही, कावेरी निकल रही है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर्वत श्रेणी को नदियों द्वारा अनेक स्थानों पर काट दिया जाता है ना। आपको पता होगा जब नदियां दोस्तों बहती हैं दोस्तों उसको काट देती है ना, तो इसी कारण दोस्तों ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलती है आपको। कहीं पे इसको किस नाम से, कहीं पे इसको किस नाम से, क्योंकि दोस्तों जैसे मान ले दोस्तों ये पर्वत है, ये पूरा पर्वत है, और यहाँ दोस्तों नदी निकली, ये इसको काट दिया, यहाँ नदी निकली दोस्तों ये काट दिया, तो ये कई भागों में बढ़ गया ना। इसको किसी और नाम से जानेंगे, इसको किसी और नाम से, इसको किसी और नाम से। उसी प्रकार से दोस्तों तो चलिए देखते हैं। पहला नल्ला मलाई, ठीक है, क्या नाम है? अन्नाई मलाई है ना, अन्नाई मलाई की पहाड़ी। ठीक है, यार किसकी भाग है? तो पश्चिमी घाट में आएंगे आपकी क्या? अन्नाई मलाई की पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा इसे दोस्तों। देखिए अभी ये आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया था? कि इसे दोस्तों हाथी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किसको? है ना, अन्ना मलाई पर्वत को दोस्तों अन्ना मलाई या फिर अन्नाई मलाई भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा कि इसे हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट, ठीक है, मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों। और याद रखिएगा पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैली हुई दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, और दोस्तों जो अन्नामलाई की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुडी है। देखिए अन्नामलाई अनाईमुडी, ठीक है, 2695 मीटर। याद रखिएगा कि दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी पर दोस्तों अनाईमुडी दोस्तों चोटी स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। और दोस्तों यह केरल में स्थित पश्चिमी घाट की व दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि अनाईमुडी जो है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछ लेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछ लेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछ लेगा कि दोस्तों अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, तब बताइएगा अनाईमुडी, यानी भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, कौन से होगी? अनाईमुडी। ठीक है, कहाँ है? अन्नामलाई पहाड़ी पे। ठीक, और दोस्तों ये देखिए अनाईमुडी के बारे में पूछा गया था कि अनाईमुडी समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत स्थल में भी शामिल है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके वीडियो UPSSC वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया। और दोस्तों याद रखिएगा कि दोस्तों दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है दोस्तों। ये पुलिस यूपी पुलिस 2024 में पूछा है दोस्तों, ये नीलगिरी ही पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। ठीक है, अनाईमुडी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछा गया, यूपी पुलिस में किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा था अनाईमुडी? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। ठीक है, चलिए अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो अगला है कार्डमम की पहाड़ी, जिसको हम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, तो केरल में स्थित है। ठीक है, केरल दोस्तों मसालों का बगीचा भी कह सकते हैं केरल को, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसालाएं मिलते हैं। ठीक है, यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी, कौन सी? कार्डमम दोस्तों, ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अब नीलगिरी पहाड़ियाँ देख ले दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ देख ले तो साथियों याद रखेंगे कि इसका विस्तार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में दोस्तों विस्तार पूछा गया RRB NTPC में। इसे ब्लू माउंटेन पहाड़ी भी कहते हैं, ये भी आपके RRB NTPC में पूछा गया। ब्लू माउंटेन पहाड़ी किसको कहते हैं? तो नीलगिरी। देखिए नील इसमें लिखा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, ठीक, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट। जैसे हिमालय दोस्तों किसका? नवीन पर्वत है ना, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन इसको कहते हैं, किसको? नीलगिरी पहाड़ी को हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। देखिए जैसे ये आपका पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट दोस्तों, यहाँ पे स्थित नीलगिरी पहाड़ी, यानी यहाँ पे दोनों घाट मिलते हैं, इसलिए इसको हम पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का जंक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी को हम पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का जंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों घाट मिलते हैं।
याद रखेंगे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी या फिर दक्षिण भारत की दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 और आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया। नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, जो कि दोस्तों कहां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पे, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों इसी पहाड़ी पे शांत घाटी स्थित दोस्तों, जिसे जो कि केरल की है। केरल में शांत घाटी। आपसे देखिएगा पूछता क्या है कि शांत घाटी संबंध कहां से? केरल से। शांत घाटी केरल से, ठीक है। और दोस्तों ये शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों सदाबहार वन, यानी सदाबहार को दोस्तों जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो मतलब जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनमें पत्तियां नहीं गिरती दोस्तों, उसको हम सदाबहार वन कहते हैं। और जैव विविधता के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ये आपके एसएससी जीडी और छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटी स्थित है ना। ऊटी, आप पता है ऊटी मूवी बनती है, ठीक। ऊटी पर्यटन स्थल दोस्तों, आप पता यहीं पर दोस्तों जो हमारे प्रथम सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनका दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था ना। तो ऊटी दोस्तों कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पे। और नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों डोडा, ठीक है, टोडा जनजाति पाई जाती है। यार रखिएगा टोडा जनजाति कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। पाल घाट दर्रा, यार रखें दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। पाल घाट दर्रा दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है कि पाल घाट दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया कि पाल घाट दर्रा किसको मिलाता है, किसके बीच है? तो नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, ठीक है। एक दोस्तों ये याद रख लेंगे क्वेश्चन कि दोस्तों नोट करके, ये देखिए यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि देखिए कुंद्रेमुख में, देखिए क्या कुंद्रेमुख जो कर्नाटक के चिकमगलूर में स्थित है ना। कहाँ पर? कुंद्रेमुख एक जगह है दोस्तों जो कर्नाटक के, ये चोटी है ना, जो कर्नाटक के चिकमगलुरु में जिले में स्थित है दोस्तों। ये राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये विशेष दोस्तों शिखर ये किसकी तरह मिलता है? तो इसका चेहरा किसकी तरह दिखता है दोस्तों? ये घोड़े के तरीके। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके वीडियो एग्जाम में कि कुंद्रेमुख का दोस्तों जो कि कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका दोस्तों ये किसके आकार दिखता है? जानवर में किसके आकार दिखता है दोस्तों? तो ये घोड़े के आकार का दिखता है दोस्तों। याद रखेंगे ये यूपी SSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में दोस्तों, देखिएगा आप जाएंगे दोस्तों, ये भूगोल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जियोग्राफी का। इसमें दोस्तों आपको जियोग्राफी की सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी। और दोस्तों संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा, जाकर के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। 30 ही वीडियो मात्र हमने पूरा इतिहास कवर कराया है। अभी दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस करवानी है, ठीक है। इसका दोस्तों ये स्टैटिक जीके, इसको कर लीजिए दोस्तों, पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1,80,000 के आसपास बच्चों ने देख चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, इससे पूरे क्वेश्चन स्टैटिक के फंसे थे। और संपूर्ण हिंदी पढ़ना है दोस्तों, ये वाली प्लेलिस्ट कर लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। और दोस्तों जाइएगा ज्ञान आरबीएल ऐप पे, वहाँ जाइए दोस्तों, ये ई बुक वाले कॉलम पे जाकर के आप ई बुक और कोर्सेज वाले कॉलम पे जाकर के कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों जाइएगा तो ये आपके संपूर्ण इतिहास के 50 रुपये में, ये स्टैटिक जीके की दोस्तों 50 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।